हाथों में एक छोटा सा पर्स लिए डीएम आरुषि वर्मा अपनी बहन मीरा की शादी के लिए हार खरीदने अकेले रामपुर के नया बाजार जा रही थी। उसने एक साधारण सा हल्के ग्रे रंग का कॉटन सूट, पैरों में सैंडल, चेहरे पर सादगी, न कोई बॉडीगार्ड, बस एक आम बहन की तरह बाजार में कदम रखा। उसे देख आसपास के दुकानदार पहचान भी ना पाए कि कौन आया है। तभी उनकी नजर सीधे गुप्ता ज्वेलर्स की दुकान पर गई, जो बाजार की सबसे पुरानी दुकानों में से एक थी। डीएम आरुषि धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बाहर से जितनी बड़ी थी, अंदर से उतनी ही भरी हुई थी। शीशे के काउंटरों में सोने चांदी के गहने सजे थे। काउंटर पर मालिक रतन लाल गुप्ता अपने बही खाते में उलझा था और करीब 20 साल का एक लड़का छोटू ग्राहकों को गहने दिखा रहा था। आरुषि को आते देख किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कोई आम सी ग्राहक होगी। वह काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई और लड़के से बोली, भैया मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छा हार चाहिए, कुछ बढ़िया डिजाइन दिखाएं। लड़के ने बेमन से कुछ हार के डिब्बे काउंटर पर फैला दिए। आरुषि एक एक हार को उठाकर गौर से देखने लगी। उसे कभी डिजाइन पसंद नहीं आता तो कभी नगों की चमक फीकी लगती। उन्होंने एक हार को देखकर कहा, यह डिजाइन बहुत पुराना है, मीरा पर खिलेगा नहीं, इसका पेंडेंट बहुत छोटा है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। फिर आरुषि ने एक और हार को पलटकर कहा, अरे इसमें तो बहुत ज्यादा कम है, दुल्हन को थोड़ा सोबर दिखना चाहिए। इसी तरह आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। दुकान में ग्राहकों की भीड़ पड़ने लगी थी। लड़के के चेहरे पर अब झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उधर रतनलाल गुप्ता भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार आरुषि को घूर रहा था। फिर वह थोड़ा रूखेपन से बोला, सब एक से बढ़कर एक पीस है मैडम जी, इनमें से ही कोई ले लीजिए। लेकिन आरुषि का दिल मान ही नहीं रहा था। उनके लिए यह सिर्फ एक हार नहीं था, यह उनकी बहन के लिए उनका प्यार, उनका दुलार था। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी का मामला है, सबसे अच्छा ही चाहिए। तो रतनलाल गुप्ता ने धीरे से लड़के को इशारा किया। लड़का बड़बड़ाता हुआ तिजोरी की ओर गया और कुछ ही देर में नए डिजाइन के डिब्बे उठाकर ले आया और काउंटर पर रख दिया। अब काउंटर हार के डिब्बों से भर चुका था। आरुषि एक एक डिजाइन को तसल्ली से देख रही थी और रतनलाल गुप्ता का पारा चढ़ता जा रहा था। लड़का धीरे से अपने मालिक के कान में फुसफुसाया, आधे घंटे से दिमाग खराब कर रखा है, एक हार तो पसंद आ नहीं रहा। आरुषि ने उसकी बात सुन ली। एक पल को उन्हें बुरा लगा। वह चाहे तो 1 मिनट में इस दुकान का लाइसेंस रद्द करवा सकती थी, लेकिन आज वह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उन्होंने लड़के की बात को अनसुना कर दिया और फिर लगभग 1 घंटे की माथापच्ची के बाद उनकी नजर उस पर पड़ी। एक खूबसूरत सोने का हार जिस पर हीरे जड़े थे। वह हार जैसे मीरा के लिए ही बना था। आरुषि के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्टि की मुस्कान आ गई और उन्होंने हार हाथ में लेते हुए कहा, हाँ बस यही चाहिए, इसे पैक कर दो। रतनलाल गुप्ता ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ी मुसीबत टल गई हो। लड़के ने जल्दी जल्दी हार को एक मखमली डिब्बे में डाल दिया। आरुषि ने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और डिब्बा हाथ में ले लिया। उसके मन में एक खुशी थी, एक सुकून था कि उन्होंने अपनी बहन के लिए सबसे अच्छी चीज चुन ली है। वह दुकान से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि उनकी नजर डिब्बे के अंदर हार के पेच पर पड़ी, जो कुछ गड़बड़ थी। वह रुकी, डिब्बे को खोला और हार को दोबारा बाहर निकाला। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। हार के पेज पर एक जगह से नग चटका हुआ था और कुंदा ढीला था। उन्होंने हल्के से उसे खींचा तो पेज की पूरी बनावट हिलने लगी। ये एक डिफेक्टिव पीस था। आरुषि का चेहरा उतर गया। वह वापस काउंटर पर गईं। उन्होंने रतनलाल गुप्ता को दिखाते हुए कहा, भैया यह देखिए, इसमें तो नग चटका हुआ है, यह तो टूट जाएगा। रतनलाल गुप्ता ने एक नजर हार पर डाली और फिर बड़ी लापरवाही से बोला, अरे मैडम इतना छोटा मोटा तो चलता है, आप ले जाइए, किसी भी सुनार से ठीक करवा लेना, कुछ नहीं होगा। आरुषि का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। उनकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। वह रतनलाल गुप्ता को बोली, चलता कैसे है, मैं इतने पैसे दे रही हूँ, कोई फोकट में तो नहीं ले रही, मुझे ठीक पीस चाहिए। रतनलाल गुप्ता भी भड़क गया और कड़क आवाज में बोला, देखिए मैडम, अब बार बार तो नहीं बदल सकते, आपने खुद देखकर पसंद की है, अब इसमें हमारी क्या गलती। काउंटर के पीछे खड़ा लड़का भी हंसते हुए बोला, अरे मैडम आपने तो सब कुछ जांच परख कर ही लिया था ना, अब नाटक क्यों कर रही हो। यह सुनते ही आरुषि के आत्मसम्मान को ठेस लग गई। वह एक अफसर थी, लेकिन उससे पहले एक ग्राहक थी और एक ग्राहक के साथ ऐसा बर्ताव उन्हें बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, सही हार दो वरना मेरे पैसे वापस करो। रतनलाल गुप्ता ने आंखें तरेर लीं और बोला, पैसे वैसे वापस नहीं होंगे, ज्यादा ड्रामा मत करो यहाँ पर। अब तक दुकान में खड़े बाकी ग्राहक भी तमाशा देखने लगे थे। कानाफूसी शुरू हो गई थी। दुकान के अंदर का माहौल गर्म हो चुका था। आरुषि ने आवाज ऊंची करके बोला, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती है, मैंने पूरा पैसा दिया है, या तो सही माल दो या पैसे वापस करो। रतनलाल गुप्ता ने चिल्लाते हुए बोला, क्यों, बहुत बड़ी अफसर समझती हो क्या खुद को, तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं, चलो भागो यहाँ से।
ये सुनते ही आरुषि ने गुस्से में हार का डिब्बा काउंटर पर पटक दिया। भीड़ अब और बढ़ गई थी। लड़के ने पीछे से एक और तीर छोड़ा। अब शुरू हो गया इनका ड्रामा। आरुषि ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में वह सख्ती थी जो बड़े बड़े अपराधियों को भी चुप करा देती थी, लेकिन यहाँ कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं था। रतनलाल गुप्ता ने गुस्से में अपनी जेब से मोबाइल निकाला और चिल्लाते हुए बोला, ज्यादा हंगामा मत करो, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। वह बताएगी तुम्हें कि धौंस कैसे जमाते हैं। आरुषि के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। हाँ, कर लो, बुला लो पुलिस को, हम भी तो देखें तुम्हारी पुलिस क्या करती है। रतनलाल गुप्ता को लगा कि वह डर नहीं रही है। उसने तुरंत थाने का नंबर मिलाया और स्पीकर पर डाल दिया। हेलो थानेदार साहब, गुप्ता ज्वेलर्स से बोल रहा हूँ। यहाँ एक औरत बिना वजह झगड़ा कर रही है, दुकान में हंगामा मचा रखा है, जल्दी किसी को भेजिए। फोन करते ही भीड़ में फुसफुसाहट और तेज हो गई। अरे, इसने तो पुलिस ही बुला ली। आरुषि ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पास पड़ी एक स्टूल उठाई और दुकान के गेट पर जाकर बैठ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और एक पल के लिए उन्हें मीरा का चेहरा याद आया, उसकी शादी का सपना याद आया। लेकिन अब यह सिर्फ एक हार की बात नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। वह पीछे नहीं हट सकती थी। वह उस स्टूल पर शांति से बैठी थी जैसे किसी तूफान के आने का इंतजार कर रही हो। मन में एक भरोसा था। उन्होंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, पुलिस आएगी, मुझे पहचान लेगी और यह सारा तमाशा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आखिर वह इसी रामपुर जिले की डीएम आरुषि वर्मा थी। हर थानेदार, हर दरोगा उन्हें पहचानता था। पूरा जिला प्रशासन उन्हें सलाम करता था। लेकिन शायद किस्मत को आज उनकी परीक्षा लेनी थी। 10 मिनट बाद पुलिस की एक जीप धूल उड़ाती हुई दुकान के सामने आकर रुकी। जीप से इंस्पेक्टर विक्रम राणा और 2 सिपाही नीचे उतरे। इंस्पेक्टर विक्रम राणा की तोंद बाहर निकली हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। भीड़ उन्हें देखकर किनारे हो गई। रतनलाल गुप्ता दौड़कर इंस्पेक्टर विक्रम राणा के पास गया। उसने आरुषि की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब, यही है वह औरत, बिना बात के झगड़ा कर रही है, हमारी दुकान का माहौल खराब कर रही है। इंस्पेक्टर विक्रम राणा ने बिना कोई सवाल पूछे आरुषि को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा। आरुषि अभी भी स्टूल पर बैठी थी। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद भी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। तभी इंस्पेक्टर विक्रम राणा ने गरज कर पूछा, कौन हो तुम? क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? आरुषि ने शांत होकर जवाब दिया, तमीज से बात करो। फिर उन्होंने कहा, मैं आरुषि वर्मा हूँ। इंस्पेक्टर विक्रम राणा अकड़ते हुए बोला, आरुषि वर्मा हो तो क्या हुआ? किसी रानी के खानदान से हो क्या? उसने बीच में ही उनकी बात काट दी। क्या तुम्हें दुकान में हंगामा करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? आरुषि ने एक गहरी सांस ली। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। इंस्पेक्टर विक्रम राणा जोर से हंसा। हाँ, पता है। अब सबकी माँ बनोगी तुम। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, सीधे थाने चलो, वहाँ तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूँ। एक सिपाही आगे बढ़कर आरुषि का हाथ पकड़ने लगा। आरुषि ने उसे घूर कर देखा तो वह एक पल को झिझक गया। यह देख भीड़ में खड़ी औरतें कानाफूसी करने लगीं। यह तो अच्छे घर की है, पर है बड़ी झगड़ालू। तभी रतनलाल गुप्ता ने इंस्पेक्टर विक्रम राणा को कंधे से पकड़कर धीरे से दुकान के अंदर ले गया। काउंटर के पीछे ले जाकर उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और इंस्पेक्टर विक्रम राणा की जेब में खिसका दिए। साहब, इसको उठा ले जाएं यहाँ से, उसने फुसफुसा कर कहा। यह हमारा धंधा खराब कर रही है, जो भी खर्चा पानी होगा मैं देख लूंगा। इंस्पेक्टर विक्रम राणा ने नोटों पर एक नजर डाली। उसके होठों पर एक गिरी हुई मुस्कान आई। रिश्वत की गर्मी ने उसकी अकड़ को और बढ़ा दिया। वह भीड़ की तरफ देखते हुए बाहर निकला। आरुषि अब भी उसी स्टूल पर बैठी थी। वह सोच रही थी, अब तक तो इसने मुझे पहचान लिया होगा, अब यह नाटक खत्म होगा। पर इंस्पेक्टर विक्रम राणा ने सिपाहियों को इशारा किया। इस बार दोनों सिपाहियों ने आगे बढ़कर आरुषि की दोनों बाहें मजबूती से पकड़ ली। आरुषि चौंक गई। ये क्या बदतमीजी है? मेरी बात तो सुनो। इंस्पेक्टर विक्रम राणा ने सीटी बजाते हुए जीप की तरफ इशारा किया और बोला, बहुत बोल लिया तुमने, अब थाने चलो, वहीं पता चलेगा कौन कितना बड़ा अफसर है। भीड़ में से किसी ने ताना कसा, देखो देखो, बड़ी मैडम बनने आई थी, अब हवालात में चक्की पीसेंगी। रतनलाल गुप्ता दूर खड़ा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंस रहा था। डीएम आरुषि की आंखों में आग जल रही थी, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज से ज्यादा भारी था कानून के रखवालों का वह हाथ जो आज एक बेकसूर को पकड़ रखा था। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि अगर उन्होंने यहाँ अपनी पहचान बताई तो यह लोग शायद यकीन न करें और तमाशा और बढ़ जाए। जीप का दरवाजा खुला। सिपाहियों ने उन्हें लगभग ढकियाते हुए अंदर बिठा दिया। जीप का दरवाजा बंद हुआ और उनकी इज्जत, उनका पद, सब कुछ उस बंद दरवाजे के पीछे कैद हो गया। गाड़ी जैसे ही गली से बाहर निकली, रतनलाल गुप्ता ने राहत की सांस ली और अपनी दुकान का शटर गिरा दिया। धंधा फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। लेकिन डीएम आरुषि वर्मा की इज्जत को थाने के रास्ते पर घसीटा जा रहा था। पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर आकर रुकी। यहाँ बाजार की भीड़ तो नहीं थी, बस कुछ मुजरिमों के रिश्तेदार और पुलिस वाले
वाले थे। माहौल में एक अजीब सी उदासी और खामोशी थी। इंस्पेक्टर विक्रम राणा जीप से उतरा और एक सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा और सिपाही ने जीप का दरवाजा खोला और आरुषि को बाहर खींचकर निकाला गया। लेकिन आरुषि सिर्फ चुप थी, कोई बहस नहीं, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं। उनकी सीधी नजर इंस्पेक्टर विक्रम राणा के चेहरे पर थी, लेकिन रिश्वत और अहंकार में डूबे उस इंस्पेक्टर विक्रम राणा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम राणा ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, ले चलो थाने के अंदर। थाने में अंदर एक हेड कांस्टेबल बैठा फाइलें पलट रहा था। उसने पूछा, साहब यह कौन लड़की है? इंस्पेक्टर विक्रम राणा ने घमंड से कहा, यह बहुत बड़ी तोप बनी फिरती थी, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। ऐसे ही लोग शहर में दंगे करवाते हैं, इसे हवालात में डालो, सारी गर्मी निकल जाएगी। आरुषि ने एक आखिरी बार कोशिश की, मैं आरुषि वर्मा हूँ। हेड कांस्टेबल ने बीच में ही टोक दिया, नाम पता बाद में कागज में लिख लेंगे। मैडम पहले अंदर चलिए। एक सिपाही ने लोहे का एक भारी गेट खोला और उन्हें हवालात में डाल दिया। अंदर सीलन भरी हवालात थी, दीवारों से पपड़ी उतर रही थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। आरुषि ने एक गहरी सांस ली। ये वही हवालात थी जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले ही निरीक्षण किया था। आज वह खुद इसमें एक कैदी बनकर खड़ी थी। इंस्पेक्टर विक्रम राणा ने बाहर से ताला लगाया और जोर से हंसा और बोला, अब बनो अफसर और रानी बाई। हवालात की दीवारों पर आरुषि के चेहरे की परछाई कांप रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कितने नीचे गिर चुके हैं यह लोग, इनकी सजा जरूर दूंगी। ये कैसा इंसाफ है जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। इतना सोच ही रही थी, तभी उसी थाने में हवालात के बाहर लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी पर एक दूसरा सब इंस्पेक्टर बैठा था। उसका नाम था आलोक सिन्हा। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपने काम में बेहद ईमानदार और तेज माना जाता था। वो एक केस की फाइल देख रहा था जब उसे जीप के आने की, गेट के खटखटाने की और ताला बंद होने की आवाज सुनाई दी। आलोक सिन्हा ने सिर उठाकर देखा। उसकी नजर हवालात की सलाखों के पीछे गई। अंदर एक साधारण सूट पहने एक औरत चुपचाप जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। वही शांति, वही तेवर, वही रुतबा जो उसने कई बार जिले की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में देखा था। उसने अपनी फाइल बंद की। एक अजीब सी बेचैनी उसे हवालात की तरफ खींच ले गई। उसने पास जाकर हवालात के छोटे से झरोके से अंदर झांका। एक सेकंड के लिए उसका माथा ठनका। अरे यह तो उसके मुंह से बस इतना ही निकला। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया, ये कौन है, किस केस में लेकर आए हो? सिपाही ने हंसते हुए पूरी कहानी बता दी। साहब एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी, इंस्पेक्टर विक्रम राणा साहब पकड़ लाए, कह रहे थे बड़ी अफसर बनती थी। आलोक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें सीधे अंदर देख रही थीं। तभी हवालात में बैठी आरुषि ने भी नजर उठाकर उसे देखा। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं और अगले ही पल आलोक का खून सूख गया। वह समझ गया कि कितना बड़ा बवंडर आ चुका है। यह कोई आम औरत नहीं है, यह पूरे रामपुर जिले की टीएम आरुषि वर्मा है। वह सिपाही पर दहाड़ा, यह कोई मजाक नहीं है, गेट खोल जल्दी। सिपाही घबरा गया और बोला, पर इंस्पेक्टर विक्रम राणा साहब ने मना किया है। आलोक की आवाज पूरे थाने में गूंज गई। मैंने कहा गेट खोल, ये पूरे जिले की डीएम आरुषि वर्मा है। तुम्हारे जैसे 50 इंस्पेक्टर विक्रम राणा मिलकर भी इनका बाल बांका नहीं कर सकते। ये सुनते ही सिपाही के हाथ पैर कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली और ताले में लगाई। ताला खुला, कुंडा हटा। आलोक ने सलाखों के उस पार खड़ी डीएम आरुषि वर्मा को पूरी ताकत से सैल्यूट ठोका। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और सम्मान दोनों थे। मैडम माफ कीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी इस गलती की भरपाई करता हूँ। हवालात की वही दीवारें जो कुछ देर पहले आरुषि की पहचान को मिटा रही थीं, अब सच को पूरी इज्जत से बाहर आते हुए देख रही थीं। हवालात का ताला खुलते ही डीएम आरुषि वर्मा बाहर आईं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान छिपा था। आलोक ने उन दोनों सिपाहियों और हेड कांस्टेबल को जमकर फटकार लगाई। कुछ ही मिनटों में यह खबर थाने से बाहर जैसे ही पहुंची कि हवालात में बंद औरत कोई आम महिला नहीं, बल्कि पूरे जिले की डीएम आरुषि वर्मा है। इंस्पेक्टर विक्रम राणा के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। अभी तक वह अपनी बहादुरी और अकड़ दिखा रहा था, लेकिन अब उसकी टांगें कांप रही थीं। वह बेतहाशा थाने की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पैर फिसल रहे थे। सांसें तेज हो गई थीं। कमरे का दरवाजा खोला तो सामने वही दृश्य था। हवालात खुल चुकी थी। डीएम आरुषि सलाखों से बाहर आ चुकी थी। चारों तरफ पुलिस वाले खामोश खड़े थे, जैसे किसी अपराध पर गवाह हों। इंस्पेक्टर विक्रम राणा ने जैसे ही आरुषि को देखा, उसकी आंखों में खौफ उतर आया। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे बहुत
बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप चाहे तो जो सजा दें मैं झेल लूंगा, बस मुझ पर दया कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। पूरे थाने में सिर्फ उसकी खून हारती हुई आवाज गूंज रही थी, लेकिन आरुषि का चेहरा शांत था। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक ठंडी शक्ति थी, वह शक्ति जो अपराधी को पिघला दे। उन्होंने धीरे से कदम पीछे हटाए, उसकी ओर देखा और कड़क आवाज में कहा, तू सोच रहा है कि गिड़गिड़ाने से तेरी गलती माफ हो जाएगी? याद रख, यह कुर्सी कोई सौदा नहीं है जो रिश्वत और डर से बच जाए, यह जिम्मेदारी है। और तूने उस जिम्मेदारी को पैसों और झूठे अहंकार के नीचे कुचल डाला। इंस्पेक्टर विक्रम राणा रोते हुए बोला। मैडम, रहम कर दीजिए, घर वाले बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूँ, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आरुषि ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उनकी आवाज पूरे थाने में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। बस अब तेरी यह नौटंकी मुझे और नहीं सुननी। तूने आम महिला समझकर जिस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उसी तरह तूने न जाने कितनों के साथ ऐसा काम किया होगा। तू माफी के लायक नहीं है, आज से तू सस्पेंड है। डीएम आरुषि की यह बात सुनते ही पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। इंस्पेक्टर विक्रम राणा वहीं जमीन पर गिरा, सिर पकड़कर सुबकने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब उसके पास कोई दलील नहीं बची थी। आलोक ने तुरंत रिपोर्ट निकाली, सस्पेंशन का आदेश लिखा और उस इंस्पेक्टर विक्रम राणा को वहीं मौजूद पुलिस जीप में बैठाकर लाइन हाजिर करवा दिया। अब उसकी अकड़ धूल हो चुकी थी। अगले ही दिन उस ज्वेलर रतन लाल गुप्ता को भी नोटिस भेज दिया गया। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी, झूठा केस दर्ज करवाना और प्रशासन के काम में बाधा डालना। उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही शुरू हो गई। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन आरुषि ने एक पल भी आराम नहीं किया। उन्होंने वॉशरूम जाकर अपने कपड़े ठीक किए, चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वह दर्द, वह अपमान, सब कुछ उन्होंने अपने अंदर समेट लिया था। एक सिपाही ने कहा, मैडम, सरकारी गाड़ी भेज देते हैं। आरुषि ने सिर हिला दिया, नहीं, मैं अपनी कार से ही जाऊंगी। वह फिर से अफसर नहीं, सिर्फ एक बहन बनना चाहती थी। थाने से बाहर निकलकर जब वह अपनी पुरानी कार में बैठी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया। कुछ ही घंटों बाद उनकी गाड़ी उसके घर के गेट पर रुकी। शादी के घर में शहनाई की गूंज थी, चारों तरफ हंसी मजाक, नाच गाना और मेहमानों की चहल पहल थी। मीरा अपनी सहेलियों से घिरी हुई थी और उसके चेहरे पर दुल्हन बनने की एक अनोखी चमक थी। उस चमक के बीच उसकी आंखें बार बार अपनी बड़ी बहन आरुषि को ढूंढ रही थीं। आरुषि वहीं थी, हर रस्म में मीरा के साथ खड़ी, कभी उसकी चुनरी ठीक करती, कभी उसे छेड़कर हंसा देती। चेहरे पर एक शांत और प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने मीरा को वह हीरे जड़ा हार, जो उन्होंने बाद में दूसरी दुकान से खरीदा था, दिया तो मीरा की आंखें खुशी से भर गईं। दीदी, ये कितना सुंदर है, आपने मेरे लिए सबसे अच्छी चीज चुनी है। आरुषि बस मुस्कुरा दी, बोली, अरे पगली, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा समंदर छिपा था। कल रात जो कुछ भी हुआ, वह किसी बुरे सपने की तरह बार बार उनके दिमाग में कौंध रहा था। वह हवालात की सीलन भरी बदबू, वह इंस्पेक्टर विक्रम राणा की गिरी हुई हंसी, वह रतन लाल गुप्ता का घमंडी चेहरा और भीड़ की वह चुभती हुई निगाहें, सब कुछ उनकी आत्मा पर किसी घाव की तरह ताजा था। उन्होंने उस अपमान के घूंट को पिया जरूर था, लेकिन वह उनके गले में अटका हुआ था। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनका मन बेचैन था। वह सोच रही थी, क्या इंस्पेक्टर विक्रम राणा को माफ कर देना चाहिए था? आखिर उसने अपने बीवी बच्चों की कसम खाई थी कि आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करेगा। उसकी आंखों में डर से ज्यादा अपने घर की फिक्र झलक रही थी। आरुषि के दिल में बार बार सवाल उठ रहा था, क्या मैंने सही किया या गलत? उनकी आत्मा जानती थी कि पद का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन तभी उसे थाने का अंतिम दृश्य याद आया। जब इंस्पेक्टर विक्रम राणा को सस्पेंड करके ले जाया जा रहा था तो उसके चेहरे पर एक ऐसी हंसी थी कि मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसकी नजरें ये इशारा कर रही थीं कि तुमको देख लेंगे। उसके अंदर कोई डर नहीं था। उनकी आंखें शून्य में टिक गई। वह उसकी आंखों में भय होने लगा। तभी मीरा ने धीरे से उनका हाथ हिलाया और मुस्कुरा कर बोली, दीदी, आप कहाँ खोई हुई हैं? उसकी आवाज ने आरुषि की सोच को तोड़ दिया। आरुषि चौंक कर हकीकत में लौटी। कहीं नहीं मीरू, बस देख रही हूँ, मेरी गुड़िया आज कितनी सुंदर लग रही है। उन्होंने बड़ी सफाई से बात को टाल दिया। वह अपनी बहन की जिंदगी के सबसे बड़े दिन में किसी भी तरह की कड़वाहट नहीं चाहती थी। दीदी, कल आप इतनी देर से क्यों आई? और माँ बता रही थी कि आपका फोन भी नहीं लग रहा था। सब ठीक तो है ना? मीरा की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। आरुषि ने एक गहरा सांस लिया। वह अपनी छोटी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन सच बताने का यह सही वक्त नहीं था। हाँ, सब ठीक है, बस एक जरूरी ऑफिशियल काम में फंसी थी। लेकिन देख, मैंने अपना वादा
वादा पूरा किया, तेरा हार ले आई। रात को जब सब लोग संगीत और नाच गाने में डूबे थे, आरुषि अकेले छत पर चली गई। ठंडी हवा के बीच उसने आलोक को फोन किया और बोला, मुझे इंस्पेक्टर विक्रम राणा और दुकानदार रतनलाल गुप्ता की पूरी जानकारी चाहिए। आलोक ने भरोसा दिलाया, सुबह तक रिपोर्ट दे दूंगा। अगले दिन हल्दी की रस्म के बीच फोन आया। आलोक ने बताया, रतनलाल गुप्ता के कई धोखाधड़ी के केस दबाए गए हैं और इंस्पेक्टर विक्रम राणा एमएलए दिनेश पाठक का खास आदमी है। सोने की तस्करी, जमीन कब्जा, वसूली सब उसी के लिए करता है। आरुषि ने सब जोड़ लिया तो रतनलाल गुप्ता भी उसी के नेटवर्क का हिस्सा है। शाम होते ही बारात की खुशी पर अचानक साया छा गया। एक जीप से कुछ गुंडे कूदे और पंडाल के बाहर खौफ का तूफान उतर आया। उनके लीडर जग्गा ने चिल्लाकर शादी रोकने को कहा। रोको ये शादी। उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि संगीत तुरंत बंद हो गया। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। उसने सबके सामने मीरा पर इल्जाम लगाया कि उसने उसके भाई सोनू भाई के साथ सोने की तस्करी का काम किया है और अब वह माल दबाकर शादी करके भागना चाहती है। दूल्हे के घर वाले सख्ते में आ गए और मेहमान कानाफूसी करने लगे। मीरा, जिस पर कुछ देर पहले खुशियों के फूल बरसाए जा रहे थे, अब उस पर झूठे इल्जामों की कीचड़ उछाली जा रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। आरुषि का खून खौल उठा। वह जानती थी कि यह दिनेश पाठक की घटिया चाल है, उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने का तरीका। वह एक शेरनी की तरह आगे बढ़ी। उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई घबराहट, बस एक सर्द गुस्सा था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसकी आवाज शांत लेकिन इतनी पैनी थी कि जग्गा भी एक पल को ठिठक गया। जग्गा ने कुछ नकली स्टैंप पेपर हवा में लहराए। आरुषि ने एक नजर में ही पहचान लिया कि नकली हैं। अच्छा, तो अपने सोनू भाई का नंबर दो, मैं अभी उससे बात करती हूँ। ये सुनकर गुंडे घबरा गए। वह तो शहर से बाहर है, तो फिर ये कचरे के टुकड़े मुझे मत दिखाओ। आरुषि ने कागज छीनकर उसके मुंह पर फेंक दिए। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, या मैं अभी फोर्स बुलाकर धोखाधड़ी, मानहानि और एक पब्लिक सर्वेंट के परिवार को धमकाने के जुर्म में तुम सबको अंदर करवा दूंगी। पब्लिक सर्वेंट का नाम सुनते ही गुंडों के होश उड़ गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह किससे पंगा ले रहे हैं। 10 सेकंड के अंदर वह सब दुम दबाकर भाग गए। माहौल संभल तो गया, लेकिन जश्न का रंग फीका पड़ चुका था। आरुषि ने दूल्हे के पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी बहन बेकसूर है। उन्होंने वादा किया कि वह इस साजिश की जड़ तक पहुंचेंगी। उस दिन आरुषि ने ठान लिया था कि दिनेश पाठक ने उनकी बहन की इज्जत पर हाथ उठाकर अपनी तबाही को दावत दी है। मीरा की विदाई के बाद घर की खामोशी आरुषि के गुस्से को और बढ़ा रही थी। अगले ही दिन उन्होंने सबसे पहले रतनलाल गुप्ता को गिरफ्तार किया। सरकारी गवाह बनने का दबाव डाला। डर के बावजूद रतनलाल चुप रहा, लेकिन जब उसने देखा कि आरुषि ने दिनेश पाठक के दाहिने हाथ सोनू भाई के अवैध शराब के ठिकानों पर बुलडोजर चलवा दिया, करोड़ों का गैर कानूनी निर्माण मिट्टी में मिला दिया और 20 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया, तब रतनलाल गुप्ता टूट गया। उसने दिनेश पाठक के राज खोले, बताया कि कुछ गुप्त लेजर्स हैं जिसमें हर रिश्वत, हर तस्करी के धंधे का पूरा हिसाब लिखा है। वह लेजर रतनलाल की दुकान के तहखाने वॉल्ट में छिपे थे। आरुषि ने आधी रात को ऑपरेशन शुद्धिकरण चलाया। बिना सायरन और रोशनी वाली पुलिस गाड़ियां दुकान पहुंची। ताले तोड़े गए। आरुषि और पुलिस टीम ने दुकान के तहखाने पर छापा मारा। दीवार के पीछे छुपे एक गुप्त लॉकर से वह लेजर और करोड़ों का बिना हिसाब का सोना बरामद हुआ। आरुषि ने लेजर उठाकर ठंडी आवाज में कहा, खेल खत्म। एमएलए साहब, एमएलए दिनेश पाठक उसी रात गिरफ्तार हुआ। अगले दिन मीडिया में लेजर और गवाही के सबूत पहुंचे। अदालत में रतनलाल गुप्ता की गवाही और लेजर के पन्नों ने पूरा गिरोह सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। रामपुर शहर ने बरसों बाद चैन की सांस ली। अपराध का साम्राज्य ढह चुका था। शाम को मीरा, जो विदाई के बाद पहली बार घर आई थी, ने छत पर आरुषि से कहा, दीदी, मुझे आपके लिए डर लगता है। आरुषि मुस्कुराई, उसका हाथ थामा और बोली, मैं अकेली नहीं हूँ मीरू, मेरे साथ कानून है, सच्चाई है और तेरी दुआएं हैं। ये पद सिर्फ कपड़ा नहीं, एक कसम है और मैंने अपनी कसम निभाई है। डूबते सूरज की रोशनी में उनकी सादगी चमक रही थी। ये सादगी अब सिर्फ सादगी नहीं, बल्कि इंसाफ और इज्जत की जीत की पहचान बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको आरुषि का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।